sola, 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 sola. हमारी लव यू ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम सुनते हैं कि जिस घर में बेटे पैदा होते हैं वो भाग्यशाली होता है, लेकिन अगर आपके घर में बेटियां पैदा हो रही हैं तो आपका परिवार सौभाग्यशाली होता है। पर ये सवाल आता है कि क्या ये हम सच में मानते हैं? क्योंकि बेटियों को हमने किताबों में तो कह दिया है कि वो सौभाग्य लेकर आ रही हैं, पर क्या हम सच में ऐसा मानते भी हैं? ऐसी ही कुछ बातों पे बात करने के लिए हमने आज अपने साथ बुलाया है अंजू पांडे जी को, जो कि बेटियां फाउंडेशन की फाउंडर हैं। और हाँ, हम उनसे बात करेंगे कि कैसे कैसे केसेस उनके पास आ रहे हैं बेटियों से रिलेटेड, और बेटियों को लेकर समाज में क्या सोच चल रही है आज। तो चलते हैं हम अंजू मैम के पास। वेलकम मैम, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लिटरली बहुत एक्साइटेड हैं कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ, आप भी बेटी रही होंगी, और आज का हमारा टॉपिक भी बेटियाँ हैं। तो मैम, एक सवाल जो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस करा है और बहुत सारी लड़कियों ने, शायद आपने भी बहुत बार महसूस करा होगा, कि हमारा एक स्लोगन है गवर्नमेंट का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक। और उसके अलावा एक और स्लोगन है विमेन एम्पावरमेंट, औरतों का सशक्तिकरण करना। लेकिन हम ऐसा अक्सर सोचते हैं कि अब उनको पढ़ाई पूरी हो गई है, शादी करके अपना चूल्हा चौका करें घर में, वही सही है। तो मुझे लगता है कि हमारे को थोड़ा चेंज की, परिवर्तन की ज़रूरत है, और उसमें होना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उन्हें काबिल बनाओ। आपको क्या लगता है? सवाल तो अच्छा है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा बहुत सारी बेटियों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो सहन भी करती हैं और उनको चाहिए भी। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान शुरू हुआ था गवर्नमेंट का, बहुत सही समय पर हुआ था, क्योंकि उस समय लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का लिंगानुपात घट रहा था। तो उस समय ये ज़रूरत थी कि इस अभियान की, बेटी बचाओ, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या हो रही थी, बेटों की चाह में कन्याओं को मारा जा रहा था। ये भेदभाव कि बेटों में, बेटी और बेटे में भेदभाव खत्म हो, इसलिए ये बेटी बचाओ बहुत अच्छा अभियान है, जिससे काफ़ी फर्क भी पड़ा है। क्योंकि जागरूकता, एक काउंसलिंग होती है, जब काउंसलिंग नहीं की जाएगी किसी की तो जागरूकता भी नहीं आएगी। उससे काफ़ी फर्क पड़ा है बेटियों के लिंगानुपात। बेटों को समान अधिकार मिलना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ का मतलब कि जब बेटी जन्म लेगी तभी पढ़ेगी ना, जब वो पैदा ही नहीं हो रही तो पढ़ेंगी कैसे? अब पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी भी ऑटोमेटिकली। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब किसी सोशल वर्क की तरफ झुकते हैं तो या तो हम ऐसा पीड़ित होते हैं, या हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है कि जिसकी वजह से हम ऐसी चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं। पर मैम, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप तो ऐसी फैमिली से, या आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप पीड़ितों में से थीं, आपने बेटियों को ऐसा सोचा हो कि हाँ मैं भी पीड़ित हूँ तो मैं बेटियों को इसलिए मदद करूँगी। तो ऐसा क्या रहा? आप अच्छी फैमिली से आ रही हैं, आप बहुत ऐसे फैमिली से हैं जिसको कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं थी कि हाँ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं सोशल वर्क में जा रही हूँ, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं बेटियों के लिए कुछ काम करूँगी? ये सवाल आपका ये भी बहुत अच्छा है, पर्सनल है। समाज सेवा किस लिए की जाती है इसका कभी पता नहीं लगता कि हमारे मन में कब क्या आता है। लड़कियों के लिए विशेषकर मेरे मन में तब आया जब मैं शादी होकर अपने हस्बैंड के साथ अपने गांव में गई। वहाँ मैंने देखा कि छोटी छोटी बच्चों की शादी हो जाती है, उनको स्कूल तो जाने नहीं दिया जाता, उससे पहले उनका रिश्ता पक्का हो जाता है, और वो तो बच्चों के साथ बाल विवाह हो गया। लेकिन जो बड़ी लड़कियां थी, जो बहुएं थीं, पता लगा कि हस्बैंड को गुस्सा आया, डंडा पटक दिया उसके ऊपर। सास ससुर हैं उसके ऊपर बिल्कुल जैसे हुकूमत होती है उस तरह से करते थे कि बहू, मतलब लेडीज़ की ज़िंदगी कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं कि वो ये समझे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम बेटियों के लिए कुछ करें, इन बहुओं के लिए कर, क्योंकि वो बेटियां जब पढ़ेंगी नहीं तो उन्हें मानसिक उनका परिपक्व नहीं होता
कि वो किस तरह से बिहेव करें, अपने लिए कुछ सोचें, क्योंकि वो तो जैसे गाय खूंटी पर बंधी है, एक घर से निकली दूसरे घर में चली गई। तो वो थोड़ी मेरे मन में आया कि हमें करना चाहिए बेटियों के लिए विशेषकर। और कई इंस्टेंस हैं जहाँ पर मुझको लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम ठीक है अपने लिए हम अच्छा कर सकते हैं, मध्यम वर्गीय हूँ मैं, मिडिल फैमिली से हूँ, अपने लिए लग्जरी जी सकती हूँ अगर मैं सिर्फ अपने लिए करूँ तो। लेकिन समाज सेवा जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके लिए कहीं कहीं हम रुक जाते हैं कि कहीं हमें फंड की ज़रूरत पड़ती है, कहीं हमें दूसरे की इमोशन की ज़रूरत पड़ती है कि उसको बुरा ना लगे। लेकिन मेरा इच्छा होती थी कि हम बेटियों के लिए करें। आपने अभी हमें बताया कि ऐसी आपने आपकी इंस्पिरेशन जो बनी, आपको जहाँ से प्रेरणा मिली, आपका मन करा कि मुझे बेटियों के लिए ही काम करना है शादी के बाद। तो एक सवाल पूछना चाहूँगी कि शादी के बाद तो बहुत सारी रोक टोक हमारी औरतों पर, लड़कियों पर लग जाती हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जाती हैं कि अब तुम्हें ये नहीं करना और अब तुम ये कर सकती हो। सब कुछ उनके लिए बदल जाता है। तो आपने भी ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेले होंगे जब आप बाहर निकलती होंगी अपने घर से और कुछ काम करने के लिए कि चलो इसकी मदद करनी है, तो मैम रोक टोक तो आपको भी मिलती होगी। तो आपने कैसे उसको हैंडल? देखिए, रहा सपोर्ट का सवाल कि क्रिटिक्स का सवाल, क्रिटिक्स मुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिंग है। वो खुद ही चाहते थे कि ये जिस तरह से बेटियों के साथ होता है उन्हें भी नहीं अच्छा लगता था। वो रूरल एरिया में रहते थे, जन्म उनका वहाँ हुआ, लेकिन वो अर्बन एरिया में यहाँ मेरठ में ही रहते हैं, तो उनकी वो सोच नहीं बनी जो वहाँ के लोगों की थी। तो इसलिए मुझे पूरा सपोर्ट मिला। क्रिटिक्स मुझे नहीं सहनी पड़ी, क्योंकि जो भी बात मुझे अच्छी लगती थी कि मुझे समाज में ये काम करना है, मैं उनसे शेयर करती, मुझे साथ मिलता, आगे बढ़ते चले गए। तो अब तक आपने कितनी लड़कियों की मदद करी होगी? तो पूरा डाटा नहीं है, हाँ जी। पर हाँ जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि 350 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं जो नर्सरी से, जो कि एजुकेशन बेसिक एजुकेशन शुरू से करा रही हूँ, नर्सरी से 12 बीटेक तक कराए लड़कियों ने। तो आप जब मदद कर रही हैं लड़कियों की, तो ऐसा भी कुछ होगा कि एजुकेशन के अलावा भी और किसी चीज़ में भी मदद कर रही होंगी लड़कियों की? देखिए, बहुत सारी लड़कियां जो मैरिड भी होती हैं और अनमैरिड भी होती हैं, नहीं पढ़ पाती, जो स्कूल नहीं जाती, उनको ज़रूरत है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा, और आजकल ही नहीं, ये टाइम तो हम कह देते हैं कोरोना का है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत लड़कियां हैं जो नहीं पढ़ पाती, शादी हो जाती है, शादी के बाद बहुत ज़रूरत होती है, उनके लिए ढूंढना पड़ता है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन मतलब इन द सेंस कि वो अगर सिलाई करना कर सकती हैं तो हम उनका कुछ बुटीक हो या कुछ ऐसा काम करा दें, या छोटे मोटे कुछ भी, जैसे मोतियों की माला पिरोना है या हैंडीक्राफ्ट कराना है, जो पढ़ी हुई नहीं उनके साथ हम हैंडीक्राफ्ट के काम कराते हैं, स्वरोजगार दिलाते हैं। तो मतलब आप उन्हें पढ़ा भी रही हैं, बचा भी रही हैं और सशक्तिकरण भी कर रही हैं। तो क्योंकि वो एजुकेशन सेल्फ डिफेंस सुरक्षित कर रहे हैं हम, सेल्फ डिफेंस देकर, और इंडिपेंडेंस स्वरोजगार करके सशक्त कर। अच्छा, तो आपके पास जब केसेस आते हैं कि लड़कियों के लिए आपको कुछ मदद करनी है, तो ज़्यादातर कौन से टाइप के केसेस होते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, घरेलू हिंसा से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, या आपको लगता है कि लड़कियों की सुरक्षा से रिलेटेड ज़्यादा केस आ रहे हैं? ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस। तो मतलब अगर मैं आपसे जैसे कहना चाहूँ, हमने हर इंसान ने देखा होगा अपने घर में एक छोटा सा पौधा, जब हम उस पौधे को एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं तो वो पौधा इतनी आसानी से रह भी नहीं पाता, उसे बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादातर क्या होता है, वो पौधे ज़्यादातर मर जाते हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह उनका रोपण करते हैं। लेकिन हम लड़कियों से या बेटियों से ये सोचते हैं, बेटियों के बारे में, कि हमने उन्हें 20-21 साल तक पाल पोस कर बड़ा करा, अपने खुद के संस्कार दिए, उन्हें सब कुछ अपना उनके अंदर डाल दिया, और फिर भी हम कहते हैं उनसे शादी करने के बाद, जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ वो तुम्हारा नसीब है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं।
तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा समाज ये क्यों सोचता है कि जब एक लड़की है वो जाकर आराम से रह लेगी दूसरे के घर में, जहाँ पर उसे जिसको वो कोई जानता नहीं है और वो भी किसी को नहीं जानती है, पर हम उससे सोचते हैं कि ये तो सब अच्छे से रह लेगी, पर पौधा तो नहीं रह पाता। तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, यही तो है महानता नारी की, कि वो जहाँ जन्म लेती है, जिनको माँ बाप कहती है, भाई बहन कहती है, एक पल में ही अपनी ससुराल में सबको अपना बना लेती है। जैसे ही ससुराल में कदम रखती है तो जो सास अनजान होती है वो उसकी माँ हो जाती है और हस्बैंड सब कुछ हो जाता है। तो ये है महानता नारी की। लेकिन फिर भी उसके पीछे बहुत सारी उसके साथ कमियां जुड़ जाती हैं, जबकि उसमें होती नहीं, फिर भी जुड़ जाती हैं कि वो सबके लिए बहुत प्यारी रहे, आज्ञाकारी रहे और सारे संस्कार उसमें हों। माँ बाप संस्कार देते हैं वो जो उनके पास हैं, सारे संस्कार तो उनके पास नहीं आते। दूसरा आदमी क्या चाहता है, वो ससुराल में क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये तो वही ससुराल वाले जानते हैं ना, लड़की नहीं जानती। तो ढलने में टाइम लगेगा। वो प्रयास करती है धीरे धीरे कि मैं उनके तरह हो जाऊं, उनके जो तौर तरीके हैं अपनाने में टाइम लगेगा। ये सोच दोनों की होनी चाहिए, ससुराल वालों की भी, लड़की की भी। और सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए हस्बैंड को। अगर हस्बैंड कोऑपरेट करता है सब कुछ अच्छा होगा। तो लेकिन मैं ये फिर भी पूछना चाहूँगी, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के इतने सारे केस आते हैं और हम माँ बाप होते हैं जब एक बेटी के, तो हम कह देते हैं, जब बेटी ये कहने आती है घर पे कि मुझे तो मारा जा रहा है, मुझे तो ऐसे कह देते हैं कि मुझे लगता है मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता वहाँ पर, तो तब उसके माँ बाप कहते हैं तुम्हारा नसीब है, तुम कुछ भी करो पर यहाँ मत आना, क्योंकि हमारा सम्मान नहीं रहेगा सोसाइटी में, हमारे समाज में। और फिर एक दिन न्यूज़ आती है आपकी बच्ची मर गई है, तो तब वो कहते हैं कि जो हमें तो बड़ा दुख हुआ। तो उसने तो कोशिश करी थी एडजस्ट होने की, लेकिन फिर भी ये केसेस क्यों मिलते हैं? गलती कहीं भी नहीं है, लड़की की भी गलती नहीं है। वो कहाँ जाएगी? अगर ससुराल में उसको सही नहीं मिलेगा सब कुछ, तो वो अपने माँ बाप से कहेगी ना, क्योंकि वही अपने हैं। अपने सास ससुर को तो वो धीरे धीरे अपनाएगी ना। शिकायत तो माँ बाप से होगी। माँ बाप की भी गलती नहीं है, वो कहते हैं कि हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब वहाँ पे एडजस्ट हो। ये सिर्फ सोच का ही है कि सब आपस में इस तरह सोचें, सहयोग करें एक दूसरे का, तो सब अपनी अपनी जगह पर ढलेंगे। क्योंकि कोई भी, अगर हम कहीं जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, तो वहाँ का हम माहौल देखेंगे, या किसी भी घर में, शॉप में, हम शॉप बाहर से देखते हैं कि हमें यहाँ चढ़ना चाहिए कि नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं ना। तो हमें धीरे धीरे हर जगह देखनी चाहिए, देखेंगे तो उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सहयोग सबका होगा तो सब अच्छा होगा। जहाँ सहयोग होता है तो वहाँ कहीं ऐसे केस नहीं सुनने को मिलेंगे। और ज़्यादातर केस क्या, लड़कियाँ भी जब वो अच्छी क्वालिफिकेशन उन पर हो जाती है, वो भी नहीं सुनती हैं। वो ये सोचती हैं अरे मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मैं क्यों सुनूं। परेशानी वहाँ होती है जहाँ वो पढ़ी लिखी कम होती हैं या दबती हैं, वहाँ परेशानी ज़्यादा होती है। बहुत जगह पढ़ी लिखी भी हैं, सर्विस भी, बहुत हाई एजुकेशन उनके पास है, लेकिन वहाँ भी दबाई जाती है। तो यहाँ भी सोच है ना, जब एक दूसरे का सहयोग करेंगी तो कहीं कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को भी उतना ही साथ देना चाहिए अपनी लड़की का जितना शादी से पहले। उनको ये बार बार लड़की को बताना पड़ेगा कि हम तेरे साथ हैं। नहीं हैं, लेकिन गलत में नहीं, अच्छे में उनको अच्छी राय देना चाहिए। भाई ये भी तो हो सकता है कि वो गलत की भड़काते हों कि नहीं नहीं छोड़ दो। कई जगह ये ऐसा भी होता है, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं हमें वो उनकी आदत पसंद नहीं है, तो वो लड़की को भड़काते हैं कि छोड़ दो नहीं। अगर सही राय दें तो वो कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा। एक लास्ट सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप हर दिन नए नए चीज़ों से जूझती हैं, नई नई चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक,
तो कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि अरे मैं कितना कोशिश कर रही हूँ फिर भी मुझे वो आउटकम नहीं मिल पा रहा है। समाज में इतनी सारी चीज़ें हैं जिन पे वर्क करना है, जिन पर काम करने की ज़रूरत है, तो एक इंसान में नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता, कि हाँ मैं इतना काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा तो ऐसा होना चाहिए ना कि कुछ चीज़ ऐसी मिल जाए कि जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी अंदर से पॉजिटिव हो जाऊँ, थोड़ी सी ऐसी चीज़। तो वो पॉजिटिव चीज़ क्या होती है आपके? बहुत आता है। हम काम करते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया, हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं, तो कभी कभी ये लगता है कि हम किसी की समस्या का समाधान नहीं कर पाते ढंग से। हम मन से अपने जो करते हैं वो हो जाता है, लेकिन हम दूसरों की समस्या कैसे सुधारें। बहुत बार लगता है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें अधिकार दिए जाए, क्योंकि एनजीओ को कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया जाता कि हम कुछ ऐसा कर सकें दूसरों को। जैसे आप मुझसे बात कर रही हैं, मैंने आपकी बात सुन ली, अपना सुझाव दे दिया, इतना हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी समस्या का समाधान कैसे करें, वो अधिकार हमारे पास होना चाहिए। तो ये लगता है कि यदि ये अधिकार सरकार की ओर से हमें दिया जाए तो हम जो आरोपी है उससे भी हम अधिकारपूर्व बात कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास एक केस आया है, मैं आपकी रिकॉर्डिंग में वो बात भी डाल रही हूँ। एक लड़की है, उसकी शादी हो जाती है, 2 साल उसकी शादी के हुए, उसकी बेटी ने जन्म लिया तो उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया उसे। अब वो कहाँ जाए? मतलब वो घरों में काम करती है, उसके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई उसके पास फाइनेंशियल नहीं है कुछ भी, तो वो कहाँ जाए? प्रशासन या इधर उधर धक्के खाती है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता हमें कहाँ जाना चाहिए। तो मेरे पास अधिकार, मुझे पता है कि उस लड़की का तो अधिकार अगर मेरे पास है तो मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, नहीं तो मैं उसको सुझाव दे दूँगी, सुन लेगी, जहाँ मैं उसको कहूँगी वहाँ चली जा तो वो चली जाएगी, लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं निकलेगा। तो कोई अधिकार हमें मिले। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि कोई अधिकार मिलना, अधिकार से आप बहुत चीज़ों में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ क्या रही कि आपको इस चीज़ से रोज़ प्रेरणा मिलती है, आप सुबह उठकर ये करती हैं और इस वजह से आप पूरी ऐसी हो जाती है कि हाँ अब मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, वो जितना भी नकारात्मक चीज़ें थी मेरे अंदर से वो सब जा चुकी हैं, मैं एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। क्या होती है वो? शुरुआत तो वो मेरे सामने आती जाती है। शुरुआत ऐसे कुछ नहीं है, जब हम उठते हैं हमारे मन में कुछ नहीं होता। समाज सेवा तो ये जो हमारे सामने है या जो हमारे पास पेंडिंग है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें हम काम करते हैं। आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी घटनाएं रोज़ रोज़ होती हैं, ठीक है, इतना समय भी आपको निकल गया है समाज में रहते रहते, पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से आप खुद को ये रोज़ कहती होंगी कि आई लव माई ज़िंदगी, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। वो क्या है? जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ये लगता है कि घर के काम कर लूँ, जल्दी से मैं ऑफिस जाऊँ। जब ऑफिस से घर से बाहर निकलती हूँ तो जो मेरे सामने होता है, तो अगर किसी की समस्या का समाधान कर दिया या जो मैं सोचती हूँ कि हाँ मुझे वो काम करना चाहिए और वो हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा जीवन सफल हुआ। ये मेरी लाइफ है, जो मैं जिस डगर पर चल रही हूँ वो काम हो जाता है, तो मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे हर काम में सेटिस्फेक्शन होता है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। और जब लोग ये सुनने वाले हैं कि हाँ कि ये लोग ऐसे भी हैं कि बिना रिसोर्सेज के, बिना साधन के भी काम कर रहे हैं, फील्ड में ग्राउंड पर कर रहे हैं, क्योंकि कहने वाले बहुत होते हैं कि हमने ये कर दिया, हम ये कर लेंगे, हमें ऐसे करना चाहिए, पर जब काम करने के लिए आप निकलते हैं ना, कि परिवर्तन लाने के लिए जब निकलते हैं आप, वो लोग बहुत कम होते हैं। तो आप उनमें से बनी, उसके लिए थैंक यू, और हमसे बात करा समय निकाल कर, उसके लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना टाइम दिया। धन्यवाद।